वगैरह करना किसी को तो कर लो। हेलो। कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन सीधी, अपना हाथ नमस्कार मुद्रा में रख के ठीक है। 3 बार हम क्लास ओम में के हो, क्लास उच्चारण खत्म करेंगे। करके आओ। ओम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम और नियम के पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा की पूरे विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, अभेद्य है, पवित्र है। मैं आपकी शक्ति, मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा के रख करके अपने हथेली की उष्णता को अपने नेत्र में लगा के धीरे धीरे आपके सबके नवल नेत्र खोलेंगे। हरिओम। चलो जी, आप सबको सादर नमस्कार। मेरा नाम, मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा है। कुछ लोग आप जानते भी होंगे, और जो नए हैं उनके लिए मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है आपसे रूबरू होने का। दिल्ली से हूं मैं। नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, आयुर्वेदा, इन सब चीजों पे हम रेगुलर क्लास करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, और बच्चे ट्रेनिंग कर करके 30,000 40,000 रुपये आराम से कमा रहे हैं। तो आप लोगों को भी मेहनत करने की आवश्यकता है, और मेहनत सही डायरेक्शन में है। मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, लेकिन आपका डायरेक्शन ठीक होना चाहिए। आपका टारगेट गोल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पानी की तरह। तो जब पानी की तरह गोल होगा तो आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपको दिखता रहेगा। मल्टीपल चीजों में उलझने के बजाय एक चीज को टारगेट बना के उस पे जब हम कंटिन्यूस काम करते हैं तो हम वो अचीव कर पाते हैं जो हम चाहते हैं अचीव करना। तो आप लोग योग के स्टूडेंट हो सभी? जी सर। अच्छा। जी सर। तो आपसे तो बहुत कम लोगों से मैं मिला होऊंगा, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी के सभी बच्चों को जानता हूँ। एनीवे, आज मिल लिए, आज जान पहचान हो गई, कोई बात नहीं। अब एक एक करके आप अपना नाम बता दो, शहर का नाम बता दो, ताकि मैं फिर आगे का सेशन शुरू करूंगा। ठीक है? मैं सेल्फ सर, एक एक करके आप बोलते जाओ। मैं ज्योतिर्मयी बराड़। वीडियो ऑन करके सब बोलो जी। जी सर। ज्योतिर्मयी प्रमोद बराड़, बनेग्राही उड़ीसा से। उड़ीसा। मैं लिपिका साहू, मैं नेक्स्ट। उड़ीसा से हूँ। मैं कविता नेक्स्ट। सत्य हूँ, उड़ीसा में। नेक्स्ट। सर सुष्मिता प्रमोद नायक। बनेग्राही उड़ीसा से। ओके। नेक्स्ट। नमस्ते सर, मैं देवस्मिता तमिल ओडिशा से। नेक्स्ट। हरिओम नमस्ते सर। सर।
मेरे मेरा नाम समर्था नायका उड़ीसा से हूँ कानपुर। एक एक जी, मैं गुड। सस्मिता नायक उड़ीसा नेक्स्ट नेक्स्ट मैं सस्मिता नायक उड़ीसा से बोल रहा हूँ। ओके जी, हो गया। सर मेरा नाम प्रिया चलो गुप्ता है, बहुत मैं अच्छा। लखनऊ से हूँ। सर ओके नमस्कार, मैं हरियाणा से हूँ सर, अनीता है मेरा नाम। अनीता जी, हरिओम बहुत सर, अच्छा। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा नाम धर्मी दास है। ओके, गुड और इवनिंग कोई? सर, नबी जम्मू कश्मीर से। और दैट्स गुड। और चलो, मैंने अपना परिचय दे दिया आप लोगों को। आज किस चीज का क्लास है पता है आप लोगों को? जी सर। फिजियोलॉजी। किस चीज का क्लास है? निश्चय शारीरिक की गठन और उसकी क्रियाएं सब। अच्छा, इसको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बोलते हैं, राइट? जी सर। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लास है। आने वाले 10 से 15 सेशन मैं आपके साथ रहूंगा और आपसे बहुत कुछ सीखूंगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे पास जो भी है वो आपसे शेयर करूंगा। होप्स हो कि आप भी कुछ सीखेंगे, राइट? नॉलेज का आदान प्रदान जी होना सर। जरूरी है। क्या जानते हो आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में? किसी को कुछ पता है? सर इतना हम लोग को पता है, शरीर की संरचना है और हमारे शरीर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब जिनके प्रेशर मतलब कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनके जिनके मतलब प्रॉपर उनको सही तरीके से प्रेशराइज करने से हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनमें हमको काफी आराम मिलती है। एनाटॉमी क्या होता है? मैंने शरीर शरीर का संरचना। विवरण नहीं पूछा। देखो, दो बात का ध्यान रखना। यस। जितना शरीर के पूछा तंत्र जाए जो होते हैं उतना सर, ही जवाब देना, ना इधर ना उधर। हाँ जी जी। सर। जो शरीर के हमारे तंत्र होते हैं उनके बारे में। उनके रचना कर इस तरह एक भगवान ने आप लोग सभी अपने अपने घर में हो? यस जी। सर। जी सर। अब आपसे पूछा जाए आपके घर का एनाटॉमी क्या है तो क्या बताओगे? आप तो घर में रह रहे हो ना? जी। जिन चीजों से घर आपके बना घर हुआ में है। आपके घर मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो क्या है, आप योग के स्टूडेंट हो, बड़े सारे टर्म्स हैं, मेडिकल आंचल टर्म्स हाथ हैं, वो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, है ना? तो मैं सर घर से घर का शुरुआत करता एनाटॉमी हूँ हम कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। आजकल हम सर छत छत के घर में रहते हैं, कंक्रीट जो छत के घर में वही हमारा घर की बनावट है। हम्म, आपके घर में दीवार है, पिलर है, रूफ है ना? ये सारा क्या है? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर घर का। और आप जो हरकतें करते हैं वो फिजियोलॉजी। अपने घर में सुबह से शाम जो आप हरकतें करते हैं वो घर का फिजियोलॉजी, ठीक है? तो घर का एनाटॉमी ही भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना घर का फिजियोलॉजी। अगर एनाटॉमी ना हो तो घर घर नहीं होगा, और फिजियोलॉजी हो तो घर रह के भी, फिजियोलॉजी ना हो तो घर रह के भी घर लगेगा नहीं। क्योंकि अगर कोई रहेगा ही नहीं, कोई हरकत ही नहीं करेगा तो डेड हो गया ना। वो कुछ जी। दिखेगा ही नहीं, घर जैसा ही नहीं लगेगा, जूता जूता उठा है ना? पानी देने पर। तो तो हम आराम से समझते हैं। मैं ज्यादा पढ़ाता लिखाता नहीं हूँ, बस प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करना और समझने की कोशिश करना है। मेरा ऐसा मानना है कि आप 4 लाइन या 4 टॉपिक पढ़ो और वो समझ में आ गया ना, तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। और 50 टॉपिक पढ़ लो, समझ में एक भी नहीं आया तो पढ़ के करेंगे क्या? क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है,
पुस्तकस्ता तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या नातद धनम। पुस्तक में रखा हुआ ज्ञान, बैंक में रखा हुआ पैसा समय पे काम नहीं आता। समय पे काम क्या आता है? जो जेब में होगा। समय पे काम क्या आएगा? जो आपके इस चिप में होगा। और चिप में कब स्टोर होगा? जब आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो पीडीएफ तो आपको मिल ही गया है, हो गया, सारा ज्ञान हो जाना चाहिए। फिर हम क्यों बैठे हैं? ताकि आपको समझ में आए। जब हम आपस में बात करेंगे, उस पे लॉजिकली चीजों को सोचेंगे तो समझ में आएगा, है ना। और जब समझ में आएगा तो फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो परमानेंट हमारे मेमोरी चिप में स्टोर हो जाता है। फिर आप कहीं भी जाओगे, अपने आप बोलने लग जाओगे, है ना। अपने आप क्वेश्चन आएगा तो लिखने लग जाओगे। लेकिन रटोगे, किताब देख के करोगे तो उतने देर ही आपको याद रहेगा और उतने देर ही लिख पाओगे। लेकिन समझ लोगे एक बार तो फिर थ्रू आउट द लाइफ। आपने 5th क्लास में टेबल पढ़ी होगी, कोई स्टोरी पढ़ी होगी जो बड़ी अच्छी लगी होगी आपको, है ना, वो अभी भी याद है। क्यों? समझ आ गया था, इंटरेस्ट आ गया था उसमें, इसलिए आज याद है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो याद नहीं रहता हो। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी वो नहीं याद है। तो ऐसे हमें पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं एनाटॉमी क्या होता है। डेफिनेशन के हिसाब से जब हम इसे पढ़ेंगे तो कहते हैं एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी एक विज्ञान है जो शरीर के फिजिकल स्ट्रक्चर को, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है ना। मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? हैंड हो गया, जितने बोन स्ट्रक्चरल पार्ट। आप लोग म्यूट कर ले अपने आप को, ज्यादा बेहतर रहेगा, समझ सबको आएगा। अगर हम म्यूट नहीं रखेंगे, बीच बीच में बोलेंगे तो मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा और सभी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग म्यूट रखें और ध्यान से सुने। मैं ज्यादा किताबी बातें करूंगा नहीं, मैं बस प्रैक्टिकल बात करूंगा जो आपको समझ में आए, ठीक। तो हमारे शरीर में जितने स्ट्रक्चरल पार्ट, जैसे स्कल्प हो गया, हैंड हो गया, अलग अलग ज्वाइंट्स हो गए, अलग अलग लिम्स हो गए, ये सारे क्या है? एनाटॉमी। क्लियर है? अब दूसरा क्या है? व्हाट इज फिजियोलॉजी? कविता सेठी जी, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी को कहा जाता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अगर आप लोगों ने साइंस के स्टूडेंट होंगे तो बायोलॉजी समझ रहे होंगे। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, 10th में सबने बायोलॉजी पढ़ी हुई है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्या? इंटरनल वर्किंग ऑफ लिविंग थिंग्स। फिजियोलॉजी केवल मानव के लिए नहीं है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है दुनिया में जिसमें लाइफ है, दे ऑल कम्स अंडर द फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। उनका भी एनाटॉमी होता है, एक एनिमल का भी होता है, एक कॉकरोच का भी होता है, ह्यूमन बीइंग का भी होता है, राइट। तो फिजियोलॉजी क्या हो? बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स इन इंटरनल वर्किंग ऑफ लिविंग थिंग्स, इंक्लूडिंग क्या? फंक्शंस सच एज मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म फंक्शन को, रेस्पिरेशनल फंक्शन को, रिप्रोडक्शन फंक्शन को जो मैनेज करता है, जिसके बारे में हमें ज्ञान देता है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो सामान्य भाषा में समझेंगे तो फिजियोलॉजी क्या है? हमारे शरीर का वह हिस्सा
जो हमारे शरीर के फंक्शन के बारे में बताता है, हमारे शरीर के फंक्शनल कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है, हमारे शरीर में ऑर्गन काम कैसे करते हैं वो बताता है। लीवर है, लीवर एक ऑर्गन है, उसका अपना एनाटॉमी है, लेकिन उस एनाटॉमी के अंदर लीवर का फंक्शन क्या है, वो क्या होगा, फिजियोलॉजी। लीवर क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्या हो गया, फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी ऐसा स्ट्रक्चरल पॉइंट होता है जो सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को सेफ रखता है, फंक्शन फ्रीली करने में मदद करता है। अगर वो स्ट्रक्चर ना हो तो वो सारे ऑर्गन सेफ नहीं रह पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे हमारे घर में हम सेफ रहते हैं, फ्री होके घूमते हैं, फ्री होके काम करते हैं, फ्री होके खेलते हैं, फ्री होके पढ़ते हैं, फ्री होके टीवी, दिस ऑल आर फंक्शंस व्हिच वी डिलीवर्ड इन आवर होम्स। तो अगर वो घर ना हो तो ऐसे ओपनली फ्री होके डिलीवर कर पाएंगे? नहीं। बाहर हम ऐसा डिलीवर करते हैं? नहीं। जब हम घर से बाहर होते हैं तो बाहर होने के एडिकेट्स हैं, उस हिसाब से हम जहाँ ऑफिस होते हैं तो ऑफिस के हिसाब से, तो उस फंक्शन को जब परफॉर्म किया जाता है दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। क्लियर हो गया? जी इस सर। दो चीजों को समझने में कोई डाउट है किसी को? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को बड़े सामान्य नो सर, तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कोई मेडिकल टर्म्स अभी नहीं ले रहा हूं मैं। क्लियर है? सर आ रहा है सर, जी सर। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा पूरा जो शरीर है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नीचे से ऊपर तक कैसे सिस्टम बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे शरीर में, एटम। आप चाहो तो लिख लो। उसके बाद क्या आता है, मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्या आता है, सेल्स। अब इसको समझना आसान कैसे होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अल्फाबेट, क्या बताओगे? ए, अल्फाबेट क्या होता है? ABCD सर। वर्ड क्या होता है, कैसे बताओगे? हाँ ना, है ना? वो जब हम करते हैं तो वो करते हैं, ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट करते हैं, लेकिन उसी को जब हम वर्ड बोलते हैं तो क्या हो जाता है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। उसी को जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ भी सेम होता है। एटम्स एक यूनिक पार्ट है हमारे शरीर का, जब एटम्स को मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल को मिलाते हैं तो सेल बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यूज बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से ऑर्गेनिज्म बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनता है तो हम क्या हमारा ऑर्गन यानी ह्यूमन बींग बन जाता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे जब सारा एक साथ वर्क करता है तो फिर वो क्या कहलाता है, हमारा शरीर। क्लियर है? तो इसका सिस्टम क्या है, ऐसे करके स्ट्रक्चर कैसे आएगा, एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन। क्लियर हो गया? अब हम समझते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में अंतर क्या है। पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा आपको सारी चीजें, और पढ़ना भी आसान हो जाएगा। अगर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमने क्या बोला कि एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। एक शब्द में अगर बोलना, आपको कोई पूछे एक लाइन, एक दो शब्द में बताना है व्हाट इज एनाटॉमी, तो आप कह सकते हो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर जिस
में लाइव हो उसको एनाटॉमी बोलते हैं। मैंने घर का एग्जांपल दिया, लेकिन घर को एनाटॉमी नहीं बोला जाता, मैंने आपको समझाने के लिए बोला। ठीक है, एनाटॉमी किसको बोला जाएगा? जिसमें लाइफ हो। ठीक, तो दो शब्द में अगर हमें एनाटॉमी डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अगर दो शब्द में फिजियोलॉजी डिफाइन करना हो तो स्टडी ऑफ फंक्शन। क्लियर है? अब एनाटॉमी हमें क्या कहता है? एनाटॉमी टेल्स अस व्हाट समथिंग इज एंड वेयर इट इज लोकेटेड। क्या है, कहां है, यह हमें कौन बताता है? एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या कहता है? हाउ इट वर्क्स। जो क्या है और कहां है, वो क्या और कहां काम कैसे करता है, ये हमें बताता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का फोकस क्या होता है? हमारे शरीर के फिजिकल स्ट्रक्चर पे, जैसे ऑर्गन हो गया, बोन हो गया, मसल्स हो गया, टिश्यूज हो गया, ये सब क्या है? एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या एक्सप्लेन करता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अलाउ दोज स्ट्रक्चर टू परफॉर्म देयर रोल। अब अगर ये बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होगा तो डेड बॉडी है, लेकिन अगर बायोलॉजिकल फंक्शन होगा तो ऑर्गन कहलाएगा। ऑर्गन क्या काम करता है ये समझ पाएंगे। तो बायोलॉजिकल फंक्शन को एक्सप्लेन करता है फिजियोलॉजी। लाइक हम सांस कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, हमारे अंदर सांस कैसे आता है, कहाँ को आता है, कहाँ को जाता है, हमारा जो हार्ट है पंप करता है कैसे, इसी का जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, है ना? अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। क्लियर हुआ थोड़ा? जी सर। जी। अब हमने अंतर तो समझ लिया। अब इसमें अगर हमें समझना हो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के रिलेशनशिप को, तो कैसे समझेंगे? ये एक सिक्के के दो पहलू। अगर एनाटॉमी को किसी चीज का ब्लूप्रिंट मान लें तो फिजियोलॉजी उसकी इंजीनियरिंग होगी। अगर एनाटॉमी को हम किसी चीज का ब्लूप्रिंट मान लें, सपोज हमने एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया, आपका घर ही बनाना है, तो पहले हम क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? इंजीनियर के द्वारा उसको एक रूप देते हैं, तभी वो घर बनता है। इसलिए एक के बगैर दूसरों को हम नहीं समझ सकते, इसलिए दोनों जरूरी है और दोनों हमें पढ़ना है। क्लियर हो गया? आई होप कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या अभी भी कुछ है तो बताओ, उस पे वर्कआउट करें। कोई कोड कसर है तो बताओ। चलो अब हम थोड़ा बेसिक्स की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हायरार्किकल मैनर में है। जैसे हमारा घर होता है, दादाजी हैं, बाबा जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन है, उसी तरह हमारे शरीर का भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जिससे उसका लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होता है। छोटे केमिकल ब्लॉक्स, बड़े केमिकल ब्लॉक्स, फंक्शन छोटे ऑर्गन का, बड़े ऑर्गन का, फिर ऑर्गेनिज्म का,
इस हिसाब से अगर हायरार्की को हम डिसाइड करेंगे तो हमारे शरीर में 6 हायरार्की, आप चाहो तो लिख लो, आपके पीडीएफ में ये सारी चीजें हैं, बस मैं पढ़ा रहा हूं अपने तरीके से, आपके पीडीएफ में सारी चीजें हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं कोई भी चीज नया नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं पीडीएफ देख के पढ़ाऊंगा तो जो जो पीडीएफ में लाइन होगा वो मैं बोलता जाऊंगा, तो क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होगी, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, आप कहोगे अच्छा वो तो मैं खुद भी पढ़ लेती, है ना। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। तो 6 लेवल है हायरार्की लेवल में, जैसे मैंने बताया ना, बाबा जी, दादाजी, ताऊ जी, पिताजी, भाई बहन, तो उसी तरह इसमें है। पहला जो लेवल है उसे हम कहते हैं केमिकल लेवल, लिख लो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दूसरा जो लेवल है उसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल। तीसरा जो लेवल है उसको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल। चौथा जो है ऑर्गन लेवल। पांचवा है ऑर्गन सिस्टम लेवल। और छठा है ऑर्गेनिज्म। अब हम पहले एक पे बार आते और हैं। रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, लिख लीजिए, लिख पाए। केमिकल लेवल, दूसरा है सेलुलर लेवल, तीसरा है टिश्यू लेवल, नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल, नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल, लास्ट इज ऑर्गेनिज्म लेवल। अब केमिकल लेवल को हम अब इसको समझते हैं एक एक करके। हो गया, देख लिया आप लोगों ने। यस सर जी। अब जो केमिकल लेवल है उसको हम बेसिक लेवल बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल, आप लिख लो, बड़े क्लियर, कभी भी बड़े मतलब साफ तौर से पढ़ना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए, नीट एंड क्लीन। देयर आर टू थिंग्स इन केमिकल लेवल, दैट इज कॉल्ड बेसिक लेवल, और बेसिक में हमने अभी क्या पढ़ा, एटम और मॉलिक्यूल्स। अब एटम क्या है तो लिख लो, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम को जोड़कर मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे पहले लिख लो, एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, डीएनए। हम डीएनए पे भी पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा मजा आता है समझने में। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद आपने क्या बताया? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, LIPIDS, लिपिड्स एंड डीएनए। इनमें जो शब्द नहीं समझ में आएगा आगे हम इसको पढ़ेंगे, इसलिए मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, वो भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स आएगा हम उसको क्लियर करते चलेंगे। फिलहाल आपने एटम को जो अभी जो समझना है वो केमिकल लेवल को समझना है, ठीक है। एटम, डीएनए क्या है वो हम बाद में समझेंगे, अभी हमें ये समझना है केमिकल लेवल क्या होता है और केमिकल लेवल में क्या क्या होता है। ये दोनों क्लियर है? यस सर। केमिकल लेवल, द मोस्ट बेसिक लेवल इंक्लूडिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी आपको पूछेगा कि बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हायरार्किकल लेवल है उसमें पहले नंबर पर केमिकल लेवल आता है। तो केमिकल लेवल में क्या होता है तो आप आराम से बता सकते हो, केमिकल लेवल इज अ बेसिक लेवल इंक्लूडिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वेरी सिंपल, ज्यादा साइंस की डेफिनेशन में जाना नहीं है। एटम क्या होता है,
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। बड़ा सिंपल। कैसे? क्या? कार्बन है, हाइड्रोजन है, एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। उसी तरह हम आए मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल्स क्या है? एटम्स कंबाइन करके फॉर्म होता है एक मॉलिक्यूल। जैसे प्रोटीन है, वाटर है। अब वाटर में देखो क्या लिखा जाता है, H2O। क्या क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्साइड ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन। तो एटम्स को कंबाइन किया तो क्या बना? मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? चलो, बहुत अच्छी बात। इतनी जल्दी तो मुझे भी समझ में नहीं आती है, जब जल्दी जल्दी आप लोग समझ रहे हो। दूसरा पढ़ते हैं, सेलुलर लेवल। मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म सेलुलर सेल्स। आप ऐसे लिखो, मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म सेल्स। मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म टू सेल्स। फॉर्म सेल्स। यानी मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स, दो और दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक सेल बनता है। which are basic structural and functional unit of life। अब आपको पूछा जाएगा, दूसरा जो लाइन में बोल रहा हूं वो सेल का डेफिनेशन है। व्हाट इज सेल? तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। क्लियर है? Repeat it once again, sir. Cell. Cell is बेसिक basic स्ट्रक्चर structural and functional units of life। कई जगह आपको मिलेगा इसका डेफिनेशन, सेल आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग यूनिट्स ऑफ बॉडी। बात बराबर है, आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो, हम वही कह रहे हैं। जो हम अलग अलग डेफिनेशन में वर्ड वेरिएशन हो सकता है, मैं सिंपल वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, मैं ज्यादा टर्मिनल वर्ड में नहीं जाता हूं। मेडिकल टर्म्स में बड़े बड़े शब्द समझने के बजाय वो फिर समझ में नहीं आएगा। छोटी छोटी चीजों में समझेंगे तो हमें बेसिकली समझना एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसलिए है कि हम जो योग पढ़ा रहे हैं उसमें ये काम है ना। यही मकसद है। चलो, जी। हमें एमबीबीएस नहीं बनना है तो ज्यादा मेडिकल टर्म्स में नहीं जाना, लेकिन जो जरूरी है उसको हम पढ़ें। क्लियर हो गया? इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? नर्व सेल, न्यूरॉन्स, ब्लड सेल, ये सारे सेल्स के एग्जाम्पल्स। हमारे शरीर में, ब्रेन में अरबों न्यूरॉन्स हैं, तो सब अलग अलग सेल्स हैं। सर सर ब्लड सेल्स में वही रेड और व्हाइट जो होते हैं ब्लड सेल्स में। हाँ जी, सर ब्लड सेल्स जो आपने बताया है उसमें मतलब जो ब्लड में जो रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स हम लोग पढ़ते वो। हाँ, ब्लड सेल्स में दो चीजें होती है, उस पर आगे हम पढ़ेंगे। वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो सब आगे आएगा। जी ठीक सर, है, जी सर, अभी आप सिंपल समझो, उस पर बाद में हम बात करेंगे। जी सर। मसल सेल्स, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, ये आ गया सेलुलर लेवल में। उसके बाद तीसरा आता है टिश्यूज लेवल। अब टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स से जो बना हुआ है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। जैसे एक माँ बाप से 4 बच्चे हैं तो वो एक टिश्यू हो गया। परिवार कहते हैं ना, इंडिविजुअल मेंबर्स इंडिविजुअल हो गए, वो जब कंबाइन है तो फैमिली कहलाता है। सेम सिमिलर सेल्स जब ग्रुप में होते हैं तो उसको हम टिश्यू लेवल बोलते, दैट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। अब ये सिमिलर सेल्स मिलकर
एक साथ काम करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को अचीव करते हैं। टिश्यू का काम क्या हुआ? सिमिलर सेल्स को एक साथ लाकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करके, अब ये टिश्यूज अलग अलग तरह के हैं, इसलिए हमने सिमिलर शब्द का इस्तेमाल किया कि अलग अलग टाइप के हैं। तो सेम टाइप के टिश्यूज सबके साथ मिक्स नहीं हो सकते। पहला है एपिथेलियल टिश्यूज, जो कि बॉडी के सरफेस लाइन, कैविटी लाइन को दर्शाता है, जैसे स्किन हो गया, स्टमक लाइन हो गया। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यूज, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, ये सारी चीजें कहाँ पाए जाते हैं? जहां पे ज्वाइंट्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद क्या? मसल्स टिश्यूज। ये देखो, अब ये बोन है ना, शोल्डर के बोन है, इसके चारों तरफ मसल्स है। ये मसल्स, अगर ये मसल्स ना हो तो इसमें मूवमेंट नहीं हो सकता, इसलिए इसको मसल्स टिश्यूज कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस मूवमेंट। स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ मसल्स, इन सारी चीजों को हम इसमें काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है नर्वस टिश्यूज। ऐसे टिश्यूज जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। गर्म पानी में उंगली डालते हैं तो ब्रेन को पता लग जाता है, तो क्या है? सिग्नल ट्रांसफर के थ्रू पता लगता है। आगे से जब हम जाते हैं तो देख के पता नहीं इसमें हाथ नहीं डाला, ये सिग्नल्स हैं, इसी को इलेक्ट्रिक सिग्नल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टिश्यूज टाइप। 2 और 2 से अधिक अलग अलग टिश्यू टाइप जब मिलकर एक साथ काम करके फंक्शन करते हैं तो उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। 2 or more than 2 different tissues composed together for a specific function, that is called organ. जैसे हार्ट, सर ऑडियो में लीवर। प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। मेरे ऑडियो में नहीं है, आप चेक कर लो, मेरा ऑडियो ठीक है, क्लियर है सभी को आवाज? कभी कभी सुनाई। सर आप अभी ठीक है। आप चेक कर लो, आप नेट में कभी आ जाता है दिक्कत। ठीक है, ऑर्गन लेवल है। जी। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब एक दूसरे को कोऑपरेट करके मेजर फंक्शन को, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को पूरा करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसमें क्या होता है? हार्ट और ब्लड वेसल्स। जैसे नर्वस सिस्टम, उसमें क्या होता है? ब्रेन और नर्व्स का कॉम्बिनेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या होता है? स्टमक और इंटेस्टाइन और लीवर। तो ये अलग अलग सिस्टम होता है, जब ये एक साथ मिलके काम करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल। और लास्ट है ऑर्गेनिज्म लेवल। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पूरा होल ह्यूमन बीइंग आता है। और ये सारे सिस्टम जब एक साथ काम करते हैं तो एक इंसान काम करता है। क्योंकि अगर लंग्स और किडनी ना काम करे तो इंसान काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा।
अगर हार्ट और लीवर काम ना, स्टमक काम ना करे तो इंसान काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो जब सारे ऑर्गन मिल के काम करते हैं तो फिर ये ऑर्गेनिज्म लेवल कहलाता है। अब शॉर्ट वर्जन में अगर हमें समझना हो तो सुन लो, चेक कर लो आपने जो लिखा है। पहला लेवल था केमिकल लेवल, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी थी, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के तौर पे हमने डीएनए की बात की थी, ग्लूकोज की बात की थी, वाटर की बात की थी, कार्बन की बात की थी। दूसरा था सेलुलर लेवल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने मसल, सेल्स और न्यूरॉन की बात की थी। तीसरा है टिश्यूज, उसमें हमने ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल की बात की, स्मूथ मसल्स टिश्यूज की बात की। नेक्स्ट था सेलुलर, डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर, जैसे हमने स्टमक और हार्ट, लीवर की बात की थी। उसके बाद हमने सिस्टम की बात की, ऑर्गन वर्किंग टुगेदर, जब सब ऑर्गन एक साथ काम करने लगते हैं तो सिस्टम, जैसे हमने कहा कार्डियक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स। और ये सिस्टम जब मिलके काम करते हैं तो अब ह्यूमन बींग। क्लियर है? आज ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लास में हमारा शरीर कैसे बना इसकी पढ़ाई हमने कर ली। कोई डाउट है किसी को? आज इतना ही, कल की क्लास में हम अलग चीज पढ़ेंगे। क्लियर है? अब आपके पास कोई सवाल है तो योर वेलकम है, आप सवाल पूछ सकते, एक एक करके पूछो। कोई है सवाल? सर मेरा ये सवाल है कि सर मेरा बैकग्राउंड जो है कॉमर्स का है, तो इसमें जो तो मैं तो साइंस के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। तो याद हो, मतलब इतने टिपिकल वर्ड से याद हो जाएंगे। मेरे शब्द जो सुनाई दिए हैं वो समझ वो में तो आया? इजी है सर, वो एकदम इजीएस्ट है, वो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। सर तो आपका फिर आप पढ़ाने इसको का 4 तरीका बार बहुत पढ़ोगे, अच्छा है सर, पर एकदम आप जब सारा तो इसको समझ 4 नहीं बार आया। सब पढ़ोगे तो भी याद आ जाएगा। और शब्द भी, मेडिकल टर्म्स जो निहायत जरूरी है वही केवल लिखवा रहा हूं मैं। ओके सर। इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि इसके, ये तो सारे मेडिकल टर्म्स ही है ना। इसमें मिनिमम क्या किया जा सकता है मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ। अच्छा इतने जो आज मैंने पढ़ाया है आप अपने पीडीएफ में जाके देखना, कम से कम 10 पेज होगा। मेरा काम है आपको सामान्य तरीके से ये समझा देना कि आप जो पढ़ना चाहते हो वो ये है, उसका फंक्शन ये है। अब आप समझो इस फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा योग करना अच्छा है ना? ठीक है। मेरा पर्पस यही है, आपकी जो पढ़ाई है योग को कोरिलेट करना है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लीवर खराब है तो कौन सा हाँ योग हम कराते हैं, तो क्यों कराते हैं। जी सर। ये समझ में आ जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश होगी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। आपको नहीं समझ में आए पूछना, मैं कोशिश करूंगा। बहुत बड़ा ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अरे कोशिश नहीं करूंगा आपको समझाने की। ठीक है जी, और कोई सवाल? अभी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग क्लास होगी आज। देखो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जनरली बोरिंग सब्जेक्ट है। पहले तो क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे वर्ड है कि पढ़ के ही सर हालत खराब हो जाती। जी, सर वो जो पॉइंट 2 सेलुलर लेवल, वो मेरे समझ में नहीं है, थोड़ा एक बार फिर क्यों? से जाएंगे। 3 बात समझ में आई। एटम से बना मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से बना सेल्स, ये समझ में आ गया? अभी मैंने समझाया जी था सर। बड़ी हिंदी में। अक्षर से मिला के शब्द बना, शब्द से मिला के वाक्य बना, सेंटेंस बना, सेंटेंस को मिला दो तो पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ को मिला दो तो आर्टिकल बनता है, और आर्टिकल को मिला दो तो अखबार छप जाता है। अखबार आपका शरीर हो गया,
आर्टिकल्स ऑर्गन सिस्टम हो गया, पैराग्राफ ऑर्गन हो गया। बस अब समझ में आया? जी सर। सेल एक बेसिक यूनिट है आपकी बॉडी का, वहीं से शुरू होता है। अभी सेल के बारे में और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आज तो मैंने बेसिक चीज समझाई है कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बस इसके अंदर की चीजें एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है? और कोई सवाल है? चलो तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। सी यू टुमारो। होप सो आपको मेरे पढ़ाने